नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बागमारा में चोरों का आतंक। बीसीसीएल हरीना कॉलोनी में अधिकारी के घर पर डाका डाला। जनता के पैसे से नहीं बनने देगी महल। अंबा प्रसाद ने विधायक और एनटीपीसी पर किया तीखा हमला। लाला खान प्रकरण में सभी 13 नामजद अभियुक्तों को कोर्ट से मिली रिहाई। बड़ी सौगात, नए साल में साहेबगंज को पश्चिमी फाटक पर मिलेगा आरओबी, रेलवे ने दी मंजूरी। और निगरानी फेल, सर्वे के दौरान नीचे गिरे धनबाद निगम के 2 ट्रेन, लाखों के हुआ नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। बीसीसीएल के हरियाणा कॉलोनी में गुरुवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। कॉलोनी के C44 नंबर आवास में रहने वाले एक वरीय अधिकारी के घर का निशाना बनाते हुए चोरों ने नकदी, सोना चांदी के गहने और कीमती सामान समेत लाखों रुपए का माल उड़ा लिया। वारदात की जानकारी मिलते ही शुक्रवार सुबह एरिया 1 और ब्लॉक 2 के कई वरीय अधिकारी और कर्मचारी बरौर थाना पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी से तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी और कॉलोनी में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सुरक्षा मानकों में सुधार नहीं हुआ तो वे अपने आवास खाली करने पर मजबूर हो जाएंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश जारी है। हजारीबाग के बड़का गांव की राजनीति फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेत्री और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर एनटीपीसी और वर्तमान विधायक रोशन लाल चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंबा प्रसाद ने कहा कि एनटीपीसी जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है और बड़का गांव की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीपीसी विधायक के पतरातू स्थित आवास का रिपेयर जनता के पैसे से करा रही है और उसी परिसर में एक अवैध पब्लिक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। अंबा प्रसाद ने चुनौती देते हुए कहा कि वह एक ईंट भी नहीं लगने देगी और इस मामले में पीआईएल दायर करने पर विचार कर रही है। फिलहाल विधायक रोशनलाल चौधरी ने मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रोशनलाल चौधरी जो बड़का गांव के हैं, उनकी जो 1 साल की उपलब्धि है वो उन्होंने बताया नहीं, तो मुझे लगा कि मैं प्रमाण के साथ उनकी जो उपलब्धि है उसको लेके आऊँ। वो हमेशा बेचारा कार्ड खेलते हैं और हमेशा लोगों को बोलते हैं कि हमारा एनटीपीसी नहीं सुनता, हमारा सरकार नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। एनटीपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि हमें सांसद विधायक से बहुत सपोर्ट मिलता है। सोचिए, इतना सपोर्ट मिलता है कि इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है एनटीपीसी को कि बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये कंपनी का सपोर्ट करने आए हैं या जनता का, मेरा ये सवाल है इनसे। दूसरा है कि पूरा विस्थापित लोग का शोषण एकदम चरम पे है बड़का गांव में। आप हर चारों दिशा आप देखिए, चाहे बादम, गोंदलपुरा, चाहे पकड़ी बरवाडी, चाहे चट्टी बरातू, चाहे केरे डारी, हर जगह मतलब जहाँ पे भी, और पतरातू में भी आप बलकुदरा अगर चले जाइए तो वहाँ छाए डैम का इशू है, वो भी एनटीपीसी की वजह से। जो एनटीपीसी इतना शोषण कर रही है, जो एनटीपीसी ज़मीनें छीन रही है, जो विस्थापितों का पूरा जीवन को नर्क में तब्दील कर रही है, जो हज़ारों लोगों को कुचल के और फिर जिसका जान लिए, जो इतने मतलब लोगों का शोषण करके, हत्या करके, मतलब इस तरह का माहौल बना के जो पैसा कमा रही है, उस पैसे से वो अपना घर बनाने के लिए टेंडर निकलवा रहे हैं। धनबाद में शुक्रवार को एक बड़ी खबर सामने आई, जहां वासेपुर के चर्चित जमीन कारोबारी लाला खान हत्याकांड मामले में जिला जज दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने शुक्रवार को अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के सभी 13 नामजद आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। लाला खान हत्या मामले में 6 लोग पहले ही बरी हो चुके थे और शुक्रवार की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में बचे हुए 7 लोगों को भी बरी कर दिया गया। बता दें कि जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या जमीन से जुड़े कारोबार विवाद में 12 मई 2021 को कर दी गई थी। बचाव पक्ष के लिए यह बड़ी राहत है, जबकि मृतक के परिजनों के लिए यह फैसला निराशाजनक हो सकता है। वासेपुर में लाला नाम का एक व्यक्ति की हत्या हुई थी सन 2021 में, जिसमें हम लोग आरोपी बने थे और 4 साल इस केस को हम लोग फेस किए और न्यायालय पे भरोसा था। बस सत्य की जीत हुई है।
सभी लोग हम लोग से बरी हो गए। इसमें हम लोग 13 लोग थे, आज 7 लोग रिहा हुए, 6 लोग पहले हो चुके। साक्ष्य के अभाव में जो है साक्ष्य सभा में बरी हुए, न्यायालय पे भरोसा, न्यायालय से इंसाफ मिला, हम लोग केस को फेस किए पूरी तरह से और न्यायालय से जुड़ने के बाद बरी हो गए। आज सबकी रिहाई हो गई, ठीक है ना, चूँकि इसमें जो इन्फॉर्मेंट था शहबाज वो हॉस्टाइल हो गया था, ठीक है, इसलिए केस में कुछ बचा नहीं था, तो इन लोग को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। कितने दिनों तक ये पूरा केस ऑलमोस्ट 5 years। तो जो लोग थे और कितना क्या आरोप था? इसमें अलग अलग पार्ट में सप्लीमेंट्री था, पहले भी अर्लियर 4-5 लोग एक्यूज रिहा हुए थे इस केस में, इसमें मेन था, बाद में सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड था, सप्लीमेंट्री में भी फिर 4 सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड चला था, इसमें से 3 का हम देख रहे थे, जिसमें एक जिसका एसटी केस नंबर 786/2022 था, जिसमें गुड्डू खान उर्फ इम्तियाजुद्दीन खान थे। सेकंड एक था 897/2023 जिसमें दानिश खान थे, और थर्ड पार्ट एक था लास्टली जिसमें मिस्टर उर्फ नियाजुद्दीन खान थे, जिनका एसटी केस नंबर 273/2025 था। ये लोग जो मेरे क्लाइंट थे ये एक्यूटल हुए, अदर एक्यूज भी जो थे जिनके दूसरे वकील थे वो भी एक्यूटल हुए। साहेबगंज के लिए नए साल की शुरुआत विकास की नई राह खोलने जा रही है। शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी की संयुक्त बैठक में पश्चिमी फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। पंकज मिश्रा ने कहा कि इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बैठक में उपायुक्त हेमंत सती और मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि रेलवे और जिला प्रशासन ने संयुक्त प्रकार से आने वाले दिनों में साहेबगंज के विकास से जुड़े और भी बड़े निर्णय जनता के सामने लाएंगे। साहिबगंज जिले के जिलावासियों से संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ और बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन हुआ। होपफुली हम लोगों को 1-2 महीने में कुछ नए यहाँ से कोचेस देखने को मिलेंगे, कुछ नई ट्रेन रूट्स देखने को मिलेंगे, और सबसे बढ़कर जो एलसी रोड और एलसी फाटक हम लोगों का जिस कारण से आवागमन बाधित होता है, बहुत जल्दी उस पर भी काम करने के लिए डीआरएम सर ने हम लोगों को प्रॉमिस किया। साहेबगंज को विकास की पटरी पर कैसे लाया जाए, हम उसके लिए चिंतित हैं और उसी मुद्दे पर आज जिला प्रशासन और डीआरएम के साथ बैठक हुई। कुछ मांगे थी, उस मांग पर बात हुई है और जल्द से जल्द दोनों ओवर ब्रिज बनाने के लिए हमने कहा है, और हमें लगता है कि इस माह के अंत तक साहेबगंज की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। और हम बोलेंगे अभी कुछ नहीं, बातें करने से नहीं होती है, विकास कर कर दिखाने का है। हम साहेबगंज में कुछ कर देंगे, इसके बाद अपनी धनबाद नगर निगम द्वारा सड़क और फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान ड्रोन से किए जा रहे निरीक्षण में तकनीकी खराबी के कारण 2 ड्रोन गिर गए। अधिकारियों ने बताया कि निगरानी के दौरान अचानक तकनीकी समस्या आने के कारण दोनों ड्रोन अनियंत्रित होकर कहीं खो गए। सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने बताया कि एक ड्रोन प्रभातम मॉल के पास गिरा है, जबकि दूसरा जोगता थाना क्षेत्र के पास गिरा हुआ है। इस घटना से निगम को आर्थिक नुकसान हुआ है। निगम ने बताया कि फिलहाल दोनों ड्रोन की तलाश जारी है और तकनीकी मदद से उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। आने के क्रम में 2 ड्रोन जो है हम लोग का वो मिसिंग हो गया है, कहीं वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण गिर गया। जैसे एक आपका प्रभातम मॉल के पास है जो मिसिंग है, वो मिल नहीं पा रहा है। दूसरा जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत नया मोड़ जगह, वहाँ पर हम लोग के द्वारा कहा गया कि जैसे ड्रोन जब लोग उड़ा रहे थे तो टेक्निकल प्रॉब्लम आया और आने के बाद वो उसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा था रिसीवर के, और पता नहीं फिर चल पाया, उसके द्वारा खोजा गया उसे नहीं मिल पाया। लेकिन कहीं कहीं लोगों को जरूर दिखेगा वो, आज का ही दिन में करीब 2 घंटा पहले। बिल्कुल हम अपील करेंगे कि नगर निगम में संपर्क करके उसको ड्रोन। धनबाद के बरवाडा में स्टेशन मास्टर की पत्नी सुनीता देवी की सनसनीखेज हत्या के 4 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला आया है। मातारा रेस्टोरेंट हत्याकांड में अदालत ने रेस्टोरेंट संचालक आनंद महतो, कुक
राजेश नपीत और स्टाफ छोटू महतो को दोषी करार दिया है। जांच में यह सामने आया कि 20 लाख को 2 करोड़ बनाने के लालच में आरोपियों ने सुनीता को झांसे में लिया। भाड़ा फूटने के डर से उसे रेस्टोरेंट बुलाया गया और बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई और 100 को छिपाने के लिए सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। शुक्रवार को इस फैसले से परिवार को न्याय मिली है। वही इस केस के खुलासे ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है कि पैसे, मुनाफे और उसके लिए किए गए विश्वासघात में बहुत ही बारीकी रेखा है, जिसे कोर्ट ने उजागर किया है। 21 में 3 अभियुक्तों को उम्र कैद और 20,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाया गया है। अच्छा, ये ST 232-21 जो है बरवड्डा थाना कांड संख्या 9821 है, जो दिनांक 29/6/2021 को रजिस्टर्ड हुआ था। इसके सूचक जो है महेश कुमार हैं। इसमें क्या हुआ कि माँ तारा रेस्टोरेंट के संचालक और 2 कर्मचारी आनंद महतो और राजेश नापित और छोटू महतो ने मिलकर के सूचक की बहन का हत्या किया था। हत्या पैसे को लेकर के था, पैसे को लेन देन को लेकर के इसमें हत्या हुई थी। किस बात को लेकर पैसे का लेन देन? इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में आया, ये आया कि आनंद महतो जो है उन मृतक के पति से इनका दोस्ता माने रिलेशन था, संबंध था। इन्होंने करोड़ रुपये में बदलने के लिए बोला था। उसी के संबंध में ये लोग माँ तारा रेस्टोरेंट जाते हैं। माँ तारा रेस्टोरेंट मृतिका, उसकी बच्ची, उसके पति के साथ में जाते हैं। पति जो है दोनों को छोड़ करके चला जाता है। फिर 3-4 दिन बाद उसकी मृत्यु होती है। मैंने 3-4 दिन बाद जब सूचक आनंद महतो सूचक महेश कुमार जब अपने बहन के बारे में पूछताछ करते हैं, उसमें खुलासा आता कि बहन 3-4 दिन से गायब है। इन्होंने एक सनहा दर्ज किया बरवड्डा थाना में। फिर उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में माँ तारा रेस्टोरेंट के सेप्टिक टैंक से मृतका का शव बरामद किया। झारखंड में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हजारीबाग में अनोखी किसान की पाठशाला चल रही है। डेमोटाड़ स्थित कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में किसान कम मेहनत से अधिक कमाई के गुण रहस्य सीख रहे हैं। इस पाठशाला में वरीय वैज्ञानिक पंकज कुमार सिन्हा किसानों को समेकित कृषि तकनीक के बारे में बता रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य किसानों को यह सिखाना है कि कैसे वे प्रति वर्ष 4 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि झारखंड में सबसे अधिक टांडा जमीन है जो उपयोग में नहीं आती। किसान महुआ, बांस, आम, बागवानी, ड्रैगन फ्रूट और मशरूम की खेती करके आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। इस पाठशाला में हजारीबाग के अलावा रामगढ़ और कोडरमा के किसान भी पहुंचते हैं। अभी यहाँ पे समेकित कृषि तकनीक का प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिवसीय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसमें मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गौरियाकर्मा से किसानों को कैसे व्यावसायिक खेती किया जाए, कैसे कम से कम पैसे में, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, उसके बारे में मैं बताने आया था। और मेरा 2 घंटे का भी एक लेक्चर चल रहा था जिसमें मैंने किसानों को 20 साल से लेकर के 2 महीने में कैसे किसान अपने यहाँ कम मेहनत में कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। बताएं तो बहुत अच्छा बात बताएं जो हम लोग को मतलब इनकम करने के विषय में बताएं कि जैसे खेती होता है, धान के खेती से कैसे मतलब 2 चीज मतलब किया जा सकता है। जैसे धान उपजाए तो धान का फिर उसके पुआल को हम लोग गाय को खिलाएंगे, गाय फिर गोबर देगी तो उसको फिर हम लोग गोबर कैसे यूज करेंगे तो फिर उसको हम लोग खाद बना के धान में ही मैंने यूज कर सकते हैं, जैसे उसका पैदावार ज्यादा। बोकारो थर्मल में आयोजित DVC ऑल वैली खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में मेजिया थर्मल की टीम विजेता रही, वहीं बोकारो थर्मल की टीम उप विजेता बनी। प्रतियोगिता में बोकारो थर्मल के अलावा कोडरमा थर्मल, हजारीबाग, चंद्रपुरा, दुर्गापुर थर्मल, मैथन और मेजिया के खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेल भावना और उत्साह से भरे इस आयोजन के बाद विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को वरीय महाप्रबंधक सुशील कुमार अर्जरिया और केसी शर्मा ने पुरस्कृत किया। अभी विनर और रनर अप की ट्रॉफी भी हम लोग को रनर अप की ट्रॉफी मिली है और साथ में बहुत लोग पार्टिसिपेट किए हैं। और इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन से क्या होता है, स्पोर्ट्स जो रहता है वो आपको जैसे कि अभी बताया कि आपकी बॉडी को पूरा ये करता है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है।
और कम से कम यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ मैदान जो है जो बहुत लाइव मैदान है, यहाँ पे सुबह से देखिए आप, सुबह से बहुत लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छे मेडल आए हैं। इतना काम करते हुए भी, प्लांट में बिजी रहते हुए भी ये लोग इतना खेल कूद करके मेडल लाए हैं। एथलेटिक्स मीट था। ये स्पोर्ट्स इवेंट हमारा हर साल होता है, हर परियोजना में ऑल वैल्यू स्पोर्ट्स मीट होता है। हमारे यहाँ एथलेटिक्स का मीट था, ये 49वां एथलेटिक्स मीट था। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसमें हमारे करीब 70 के करीब खिलाड़ी आए थे और 7 टीमों ने भाग लिया था। विभिन्न परियोजनाएं से टीम आई थी और सबने भाग लिया। जैसे कहाँ से? ये MTPS से आए थे, CTPS से आए थे, कोडरमा से आए थे, मैथन से आए थे। डिनोबी स्कूल मुंगवा में शुक्रवार को स्कूल खेल मैदान में वार्षिक खेल दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ACL मुंगवा क्षेत्र का महाप्रबंधक OP चौबे और स्कूल निदेशक माइकल पी फर्नांडिस ने किया। इस वार्षिक खेल दिवस में 157 अंक लाकर लोयला हाउस विजेता बनी, जबकि डिबरेटो हाउस उप विजेता रही। बच्चों को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक और निदेशक ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, क्योंकि खेल से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। विजेता एवं उप विजेता टीम को स्कूल निदेशक एवं प्रचार शर्मिष्ठा मुजुमदार ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। स्कूल द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट का 2025 का कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ टीचर्स, ऑर्गेनाइजर्स और जितने गेस्ट हैं यहाँ सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये स्पोर्ट्स को सफलतापूर्वक आयोजित कर ले। आज फाइनल डे फंक्शन है इनका और यह खेल न केवल आदमी के बच्चों के उत्थान के लिए, उनके दिमागी बल्कि शारीरिक विकास में भी इनका सहयोग करेगा। एनुअल स्पोर्ट्स चल रहा है, इसके द्वारा बच्चों को खेल कूद में रुचि बढ़ जाती है। उसके बाद बच्चों में डिसिप्लिन, टीम वर्क, कैसे एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ना है। साथ ही साथ बच्चों में तो देश के प्रति प्रेम और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे उसको कैसे। बोकारो से बेहद ही चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां बेरमो के जारंग निवासी दिलीप कुमार गलत ऑपरेशन का शिकार होकर दृष्टिहीन हो गए। पीड़ित ने 11 दिसंबर को बेरमो वीडियो को आवेदन देकर संबंधित डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिलीप ने बताया कि रिम्स और मुराई अस्पताल ने वर्ष 2021 में उनकी आंखों की नसें सूखी चुकी होने की पुष्टि की थी और ऑपरेशन को असंभव बताया था। इसके बावजूद डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखने से इनकार कर दिया और बिना किसी जांच के कथारा अस्पताल में उसकी आंख का ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद उसकी बची हुई दृष्टि भी समाप्त हो गई। वीडियो मुकेश कुमार ने कहा कि प्राप्त आवेदन पर मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। मेरे पापा को बोला गया था पहले कि रोशनी आ जाएगा, फिर बाद में डॉक्टर बताएं कि रोशनी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ऑपरेशन के बाद? हाँ, ऑपरेशन के बाद बताया गया। तो क्या लगता है कि ऑपरेशन के बाद रोशनी आ जाएगी? फिर बोला पहले कि डॉक्टर की ऑपरेशन के बाद रोशनी आ जाएगा, फिर दोबारा चेकिंग के लिए गए तो नहीं, बोला डॉक्टर। लेकिन पूरा रोशनी खत्म हो गया? पूरा रोशनी खत्म हो गया, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पापा को ऑपरेशन के पहले क्या दिखाई पड़ता था? पापा को ऑपरेशन के पहले थोड़ा बहुत दिखाई देता था, लेकिन फिर ऑपरेशन के बाद एकदम नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी क्या बोल रहा है कि दिखाई पड़ेगा बाद में? पहले बोला डॉक्टर कि ऑपरेशन होने के बाद दिखाई देगा आँख में। उसके बाद फिर एक बार चेकअप करवाने गए पापा, तो बोला कि रोशनी आ भी सकता नहीं भी, क्योंकि नस कमजोर है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन शुक्रवार को हीरापुर के पार्क मार्केट इलाके में देखने को मिला। निगम की टीम ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए संचिता, जोनो कॉकरी सहित कई दुकानों के अतिरिक्त कब्जे को ध्वस्त किया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि दुकानदारों को 48 घंटे पहले ही नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। उन्होंने कहा कि सड़क पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम ने कई दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने सामान को तय सीमा के भीतर नहीं रखा तो सोमवार को फिर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। जो आपका नगर आयुक्त के निर्देश पर 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था पार्क मार्केट में। जो भी दुकानदार हैं वो अपना जो भी आगे का अतिक्रमण किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरह का अतिक्रमण है, उसको हटाने का आज उसी के तहत जो ये कार्रवाई की जा रही है। जिनकी भी आगे में अतिक्रमण जो किए हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। कुछ दुकानें आपका पार्क मार्केट जो है ग्राउंड उसमें जो है लगी हुई थी, उसको भी आज हटाया गया, जो अस्थायी लगा दिया गया था।
और ये कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। पार्क मार्केट में विरोध भी हुआ। एक्चुअली देखिए, दुकानदारों का कहना है कि दुकान जो उनको अलाउड है, चाहे दुकान जितना में है वो अपनी सीमा में रहे। दुकान के बाहर किसी भी तरीके का सामान, अपना दुकान का सामान को नहीं रखना है, चाहे वो किसी भी तरीके से, टेबल भी बाहर नहीं रखना है। क्योंकि देखिए, पब्लिक के लिए जो है ये चलने यातायात व्यवस्था जो पब्लिक का यहाँ पे चलने उलने में, चाहे जिस तरीके का आपका जो है रोड, वो संकीर्ण होते जा रहा है। पब्लिक को आवागमन में बहुत तरीके असुविधा हो रही है, और खास करके अतिक्रमण को लेकर के इन लोगों को पहले भी अल्टीमेटम दे दिया गया था, उसी के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। कहाँ तक चलेगी ये अभी कार्रवाई लगातार चल रहा है यहाँ। बहुत ऐसा दुकानदार है जिसका जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, किसी तरह वो अपना दुकान चला रहा है। उन लोग के लिए कोई सहूलियत निगम की ओर से किया जाए? कौन सा दुकानदार ऐसा है कि इनको सहूलियत? हमारा कहना है जिनको दुकान है, जितना भी दुकान दिया गया है, वो दुकान के बाहर सामान नहीं रखना है। क्योंकि वो दुकान के बाहर जैसे सामान रखते हैं, सड़क जो है वो संकीर्ण हो जा रहा है, क्योंकि पब्लिक जाने के लिए वही रास्ता है। इसको लेकर के अतिक्रमण जो भी कर रहे हैं दुकान के बाहर, उनका अतिक्रमण को हटाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चला? ये आपका पार्क मार्केट चल रहा है, विवेकानंद चौक से लेकर संगीताकरण से। 48 घंटा का हाँ, पहले अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। रामगढ़ में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोपक की अध्यक्षता में सभी पैक्स अधीक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी को धान अधिप्राप्ति को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ई-पॉस मशीन के माध्यम से धान क्रय करने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सभी पैक्स अध्यक्षों को ई-पॉस मशीन उपलब्ध कराया गया और अपने अपने क्षेत्र में किसानों को बिचौलियों से सावधान रहने एवं धान अधिप्राप्ति केंद्र पर ही धान की बिक्री करने हेतु जागरूक करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि धान अधिप्राप्ति के तहत जिले के 22 पैक्स केंद्रों पर किसान अपने धान की बिक्री कर सकेंगे। इस बार पैक्स अध्यक्ष किसान के साथ साथ जनसेवकों को भी ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक लिया जाएगा। साथ ही धान उठाव को लेकर जब पैक्स में जाएंगे तब उनका भी सत्यापन मशीन में कराया जाएगा। रामगढ़ जिले के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में कुल 22 धान अधिप्राप्ति केंद्र चयनित किए गए हैं और सभी केंद्रों में किसानों से धान कब से लिया जाएगा? सभी केंद्रों में 15 दिसंबर से सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार ही धान क्रय प्रारंभ किया जाएगा। और मैम, धान का क्या कीमत है? वर्तमान में 2450 रुपये है, जो एक मुश्त ही भुगतान किया जाना है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।